हेलो गाइस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ओके, ये आज का लेक्चर रहेगा अपना। इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एनी डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक डाइपोल ले लेता हूँ, इसका कलर डिफरेंट ले लेता हूँ आपका। चलिए ये हो गया हमारे पास एक माइनस चार्ज और ये हो गया यहाँ पर प्लस चार्ज। पॉइंट पी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि कोई अलग पॉइंट है जो कि ना एक्सिस पे है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, एक यहाँ से इसकी डिस्टेंस और एक सेंटर से इसकी डिस्टेंस को ले लेते हैं। ओके, चलिए इन यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं, दूसरे कलर से मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ये वाला। यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज एक तो ठीक है, और एक हमारे पास कैसा है, प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, तो ये डिस्टेंस हाफ a हो गई, ये भी a हो गई। ये कोई एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा एंगल हो जाएगा। ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस r है। यहाँ से मैं मान लेता हूँ इसी डिस्टेंस लेटेस्ट से r1 और ये डिस्टेंस को हम कह देते हैं r2। ओके, ये हो गई हमारे पास डायग्राम। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने एक परपेंडिकुलर, ये यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसी तरह से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ करने हैं चार्ज से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। अब जो ये दो डिस्टेंसेस हैं ये सेम हो गई। ये यहाँ से इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ C, ये मैं कह देता हूँ D, ये पॉइंट हो गया अपना A। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस आप लोगों की क्या हो गई है, सेम हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, कुछ कंसिडरेशंस हैं, तो चलिए कंसिडरेशंस कर लेते हैं। लेटस कंसीडर अभी इसमें बेटा प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है बट हो जाएगा। लेटस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges plus q and minus q. We have to find out electric potential at
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, जो कि कहाँ है, एट ए डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हमारे पास बन गया है। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फ्रॉम ए एंड बी लिखनी है। द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू, सबसे पहले माइनस चार्ज क्यू की वजह से, तो माइनस चार्ज क्यू की वजह से हम पोटेंशियल मान लेते हैं V1। क्या वैल्यू होती है, -q/4πε0, और डिस्टेंस क्या, ये R2 का स्केयर, सॉरी स्केयर नहीं होता, सिंगल डिस्टेंस होती है इसमें, डिस्टेंस R2। लेकिन फ्रॉम डायग्राम आप देख सकते हो, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, इसको मैं लेटेस्ट से O कह देता हूँ, O, ये देखिए OCB में अगर आप OC निकालोगे, OC, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये क्या बनेगा, OC/OB, ठीक है। ट्रायंगल में OC/OB इज इक्वल टू आपका cos थीटा बनेगा, और OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, OB cos थीटा। अब OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू A है, तो OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A cos थीटा। अब ये यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है A cos थीटा, ये इतनी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या है, ये OP जो है और BP जो है, इसमें ये वाली डिस्टेंस OC अगर हम घटा दें R में से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दोनों आप लोगों की सेम है, बस ये डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, इसमें इस R में, तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये R2 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -q/4πε0, और R2 को क्या लिख देते हैं, R2 को हम लिख देते हैं R-A cos थीटा, ये वैल्यू हम लिख देंगे इसको। ये हो गई हमारे पास V1 की वैल्यू। सिमिलरली हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं V2, माइनस की जगह +q/4πε0 R1, क्योंकि यहाँ +q से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1 है। चलिए इसी तरह से आप देख सकते हो कि हम अगर माइनस चार्ज की वजह से आपकी R2 थी, ये R2 थी, तो यहाँ पर ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस R2 के बराबर कब होगी, ये डिस्टेंस यहाँ तक R2 के बराबर होगी, तो ये प्लस आएगा, R+A cos थीटा आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ तक तो ये R है, इस पॉइंट तक ये R है, ठीक है। चलिए मैं इसको इस पॉइंट को मैं आप लोगों को येलो कलर से शो कर देता हूँ। देखिए इस पॉइंट तक, ये पॉइंट आपको विजिबल हो गया होगा, ठीक है। इस पॉइंट तक आप लोगों की डिस्टेंस कितनी है, R यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी है, सिमिलरली एंगल थीटा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A cos थीटा। अब AP और P से लेकर ये पॉइंट यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, ये लाइन, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के बराबर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये पूरी यहाँ तक ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बन गई, आर तो यहाँ तक हो गया, आर प्लस ए कोस थीटा, तो आर टू की वैल्यू क्या बनेगी, आर प्लस ए कोस थीटा। इसी तरह से हमारा इसके अंदर आर वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, आर माइनस कोस ए कोस थीटा। अब हमें चाहिए नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, वो रही माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास v की वैल्यू है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये वैल्यू दोनों की पुट करने पर v इज इक्वल टू क्या बन गया था, क्यू, लास्ट पेज आपका जो है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, ये देखिए ये माइनस था यहाँ और यहाँ प्लस है, तो मैं इसको प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है ना, प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए कोस थीटा माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा। ये आप लोगों की दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे जो टर्म कॉमन है, तो यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा पूरा कॉमन है, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 बाय आर माइनस ए कोस थीटा, माइनस यहाँ से क्या बच गया आपका आर प्लस ए कोस थीटा, ये बच गया। अब क्या करने वाले हैं, v इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप लोगों का यहाँ से क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका क्या बन गया एलसीएम। तो आर माइनस ए कोस थीटा से क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा आर प्लस ए कोस थीटा माइनस यहाँ क्या आएगा आर माइनस ए कोस थीटा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, अपॉन में हमारे पास पूरी टर्म कितनी है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो गया 2a कोस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए 2a क्यू क्या बन गया p, तो बन गया p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आ गया आपका, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये लीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है तो आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बन गया फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, यहाँ मैं साइड में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस में हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट केस में कहता है कि अगर ये पॉइंट इसके डाइपोल के
ऊपर ही होता, यानी जो डाइपोल हमने लिया था माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर ये हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ ये पॉइंट यहाँ है एंगल थीटा के साथ है ये, तो अगर ये पॉइंट यहाँ ये पी पॉइंट इसी के ऊपर होता, इसके ऊपर ही यहाँ होता पी पॉइंट, तो एंगल कितना हो जाता, वो एंगल थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। ठीक है, थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री। लेकिन वो एंगल 0 डिग्री होता तो कब, एट एक्सियल। तो एट एक्सियल पॉइंट पे अगर वो होता तो हमारे पास थीटा कितना होता, 0। तो हम यहाँ 0 रख देंगे। हमारी वी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, पी कॉस थीटा कॉस 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 0। अब कोस स्क्वायर 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर भी इसमें साथ रहेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए आप इसको नोट कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका फर्स्ट केस हो जाता है। ये मैं आपका मार्क कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट केस है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड केस की, जिसमें हमारे पास डाइपोल कहाँ पे हो, सपोज करो ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे हो, ये पॉइंट P यहाँ पे इस पे ऊपर हो। ठीक है, पॉइंट P जो है अगर मैं कहूँ कि पॉइंट P यहाँ पे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बनेगी इसकी। ठीक है, फिर एंगल कितना हो जाता है उस केस में, आपका एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के केस में हमारे पास सेकंड केस जो हो जाएगा फॉर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप रखोगे वहाँ पे तो cos 90 0 हो जाएगा। और इक्वेटोरियल के लिए तो इक्वेटोरियल की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, पीछे ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये वाली वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ये दोनों वैल्यू आप पीछे मैच भी कर सकते हो, तो ये आपका एक स्पेशल केस बन जाता है जिसमें आपकी दोनों वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आपका एट एनी पॉइंट वाला कंसेप्ट बन जाता है यहाँ से। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए इसके अंदर कुछ नोट्स इंक्लूड कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं और उसके बाद उनको स्टडी कर लेंगे। तो देखिए, पहला आप लोगों का पेज जो है, फर्स्ट पेज जो है उसको पहले देख लेते हैं। यस, ये आपका पहला पेज है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ सो दैट हम इसको ठीक, उम्मीद आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना आए। ये लास्ट लेक्चर हमने कल इसमें स्टार्ट किया था, तब हमने इसको यहाँ से हमने डिस्कस किया था। देखिए, कल के रिज़ल्ट में हमने ये वाला जो रिज़ल्ट लिया था, आप देख सकते हो, ये रिज़ल्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो क्या है, वो माइनस dV/dr है। इसका मतलब है कि जो ये टर्म है dV/dr, इसे कहते हैं dV/dr रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, मैं इसको विद रेड लाइन कर रहा हूँ, रेड कलर के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से, पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये ई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ द, देखिए ये रहा नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr हो गया, उसका नेगेटिव जो है वो क्या देता है हमें,
फील्ड देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। और नेगेटिव साइन शो क्या करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है उस डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू घट रही है, या वाइस वर्सा भी है कि फील्ड जिस डायरेक्शन में, देखिए मोरएवर लिखा हुआ है फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर दिस डिक्रीज इज स्टीपेस्ट, यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर मैं बनाना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास जो बनती है वो इस डायरेक्शन में, देखिए इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी। और इसमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं आप लोगों से 2 पॉइंट लूँ और पूछूँ कि पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और पोटेंशियल के इंक्रीज होने की डायरेक्शन ये है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये वाली है, और पोटेंशियल के इंक्रीज होने की डायरेक्शन ये वाली है। तो इसमें ये अंतर है दोनों में, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। तो ये हो गया आपका। अब है कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग में है, जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज सबसे कम होगा वहाँ पोटेंशियल डिक्रीज जब सबसे कम होगा वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी। यानी कि सबसे कम पोटेंशियल जहाँ पर, यहाँ पे सबसे कम पोटेंशियल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यहाँ सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ है जिस तरफ घटता हुआ पोटेंशियल है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही डिफाइन कर रहा है, इस टर्म को डिफाइन कर रहा है। इसको इसमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। चेंज इन, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल और ये है डी चेंज, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये रही पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्मल होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। ओके, तो ये हमारे पास आगे हमारा पढ़ेंगे भी इसको। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ। ये लीजिए, अब देखते हैं इसमें कहता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ कैन वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एट एनी पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अगर फील्ड किसी पॉइंट पे दिया हुआ है। तो ये हमारा कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ाई है, क्या होता है, E = -dV/dr। ये रिलेशन है, यहाँ से dV की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, dr को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो -E/dr हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो जाता है बीच बीच में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलिए इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन करता हूँ इसका dV का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन वैल्यू टू सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू -E/dr। इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर r1 या फर्स्ट डिस्टेंस से लेकर r2 तक। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा v, और इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 v2। लिमिट्स यहाँ पर e बाहर हो जाएगा, dr के लिए क्या हो जाएगा r, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी r1 से r2। नो डाउट यहाँ माइनस साइन भी हमारे पास बाहर है। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v2 - v1 इज इक्वल टू -e, और ये हो जाएगा r2 - r1। ठीक है, तो ये आप लोगों का, अगर मैं कहता हूँ कि सेकंड पोटेंशियल 0 है, ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है,
तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू ई डी आर। ये v1 की वैल्यू अगर या v2 की वैल्यू, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो v इज इक्वल टू ई डी आर हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को ले जाता हूँ एक बार, फिर एक्सप्रेशन को आगे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर v2 माइनस v1 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई डी आर। इसको आप इसको सोल्व नहीं किया, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया है, तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई थी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई टी आर, यहाँ कहाँ से लेकर r1 से लेकर r2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन रह जाता है। आपको ये रिलेशन डायरेक्ट भी याद रखना है। इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ, फिर आप लोगों को जो वैल्यू है वो प्रॉपर वैल्यू आप लोगों को मैं बता दूंगा, तो आपको याद रखनी है। वो क्या, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। वेयर v1 एंड v2 आर द पोटेंशियल एट r1 एंड r2। v1 क्या है, r1 पे पोटेंशियल है। जैसे हमारे पास कल हमने एक लाइन ली थी ऐसे, है ना, उस पे एक पॉइंट पर a, एक पॉइंट हमारा b, तो एक पॉइंट r1 डिस्टेंस पे हो गया, एक पॉइंट r2 डिस्टेंस पे। तो जहाँ r1 डिस्टेंस पे v1 पोटेंशियल है, r2 पे v2 है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। ये मैंने आपका हाईलाइट कर दिया है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास कहता है इफ़ r1 जो है, अगर हम r1 को कहाँ ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को पता है ना, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। अगर आपका r इन्फिनिटी हो जाता है तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो v कितना हो जाएगा 0। तो v 0 की वैल्यू हो जाएगी, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो हमारा v2 की वैल्यू, v2 को फिर v कह देंगे, फिर v2 कहने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको v ही सिंपली v कह देंगे। फिर तो मैं इसको लेटर से v कह देता हूँ। तो कितना बन गया, ये v इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस ई टी आर, r1 से r2। अच्छा, आप इसको वेक्टर से प्रोडक्ट में भी शो कर सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं इसको आपके लिए एक बॉक्स में रख देता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चले कि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया, आप लोगों को ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है इलेक्ट्रिक शो दैट द यूनिट वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम, ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्विवेलेंट तो हैं ही। इसके साथ ये भी पूछता है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को आपका डिनोट करती है। तो ये दोनों चीज़ें चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला कहता है हमारे पास वोल्ट पर मीटर। तो देखिए वोल्ट हमारे पास क्या है, वोल्ट हमारे पास है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो वोल्ट की यूनिट क्या बन गई जूल पर कूलम। यहाँ पे नीचे क्या है मीटर है, तो बन गया जूल पर कूलम। वोल्ट के लिए लिखा मैंने, इनटू मीटर है, तो ये मीटर हो गया। ओके, तो अब इधर आ जाइए, तो ये हमारे पास जूल पर कूलम इनटू मीटर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि न्यूटन क्या है। न्यूटन हमारे पास क्या है, न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसी को फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये देखते हैं कि हम लेफ्ट एंड राइट साइड लेके चलते हैं, राइट साइड में पहुँच पाते हैं या नहीं। तो जूल पर कूलम हो गया। ओके, तो जूल क्या है हमारे पास, वर्क डन है पर कूलम। अब जूल पर मीटर क्या बन गया जूल। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अगर ये जूल है तो ये किसके बराबर, फोर्स की क्या होगी न्यूटन, और इसकी होगी मीटर। तो मैं जूल को लिख रहा हूँ न्यूटन इनटू मीटर। क्या लिख दिया, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, नीचे क्या है कूलम इनटू मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आ गया न्यूटन पर कूलम, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल है। ये किसके लिए हैं, न्यूटन पर कूलम, दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हैं। दोनों एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर है तो वोल्ट पर मीटर वी और नीचे डिस्टेंस आर हो गई, तो ये किसके लिए यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है माइनस dV/dr। तो dV माने पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जो वोल्ट में हो गया, और dr यानी मीटर में हो गया। तो वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इसके कुछ एग्जांपल्स चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव एन एग्जांपल। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ ऐसे, और इस लाइन के ऊपर सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है ऐसे यहाँ पर, इस क्यू चार्ज से इस लाइन के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस देखिए अलग अलग हो जाएगी। तो हर पॉइंट के ऊपर क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं है। आप देख सकते हो ये जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे होने के कारण इनसे R1 R2 R3 इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस होने के कारण इन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं इस चार्ज की वजह से इस तरह से कोई सरफेस लेता तो सभी की डिस्टेंस क्या होती, सेम होती। सभी की डिस्टेंस सेम होने से सभी के पोटेंशियल्स क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में क्या है, वो सरफेस, ये वाली सरफेस क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होगी डेफिनेशन, वो सरफेस दैट सरफेस एनी सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी हैं, तो चलिए उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नो वर्क इज डन। ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप चार्ज लेके जाते हो, ऐसे चार्ज लेके जाते हो, तो आपको कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाहता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे ये है और क्यों नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर हर जगह कोई काम नहीं करना पड़ता, इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है। बात वही घूम फिर के आएगी, क्योंकि डेफिनेशन ही इसकी सेम पोटेंशियल के लिए है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना आए, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, इतना सफिशिएंट। ओके, तो चलिए इसको मैं थोड़ा स्लाइटली मूव कर देता हूँ। ओके, देखिए पहला पॉइंट आप लोगों का जो है वो था, सपोज करो हमारे पास कोई ऐसी एक सरफेस हमने बना ली है। सपोज करो ये हमारे पास एक सरफेस है जो कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पे दो पॉइंट, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। अब हमारे पास अगर ए पॉइंट से बी तक आप लोगों को कोई वर्क करना पड़े, यहाँ से यहाँ चार्ज लेना पड़े, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया पास,
वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ से, क्यू इंटू वी। ठीक है, अब क्यू इंटू वी, अब वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में है, ये वी बी माइनस वी ए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कब होता जब एक सिंगल पॉइंट होता, तो वी यहाँ वी ए, यहाँ वी बी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। अगर दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट हो तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, वी ए और वी बी की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर वर्क की फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी ए, क्योंकि सेम है दोनों, ये जीरो हो गया तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब कोई काम हमें नहीं करना पड़ा, किस कैसे कब, जब हमें एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर देखा। तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंडली इसके अंदर जो पॉइंट हैं एक बार वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, ओके, सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल होगा, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट। यानी कि पहले जो सरफेस अभी हमने बनाई थी, आपने उस सरफेसिस के अंदर क्या देखा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा उसके परपेंडिकुलर लेनी है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन के सरफेस के, इस तरह से। तो आप लोग इसको बना पाओगे। क्या है, ये फील्ड नॉट नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, सो टू मूव इट एज चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट वर्क हैव टू बी डन। कहता है अगर यहाँ ये नॉर्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट 90 डिग्री नहीं रहेगा तो कोस 90 ही जीरो होता है, और किसी भी एंगल पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। और अभी हमने देखा कि वर्क डन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू जीरो के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, वर्क डन की वैल्यू के लिए आप लोगों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90। कोस 90 हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। थर्ड हमारे पास, थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। क्या कहना चाहता है, देखिए हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन है, ये हम निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ से डी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस डी वी बाई ई। सेम चेंज अगर डी वी का है, चेंज अगर सेम है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो सेम ही है ना, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। और ई और डी आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा, ये कहना चाहता है। यानी अगर इसके अंदर हम और डिटेल में इसकी बात करें तो जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी, मीन्स अगर स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस जितनी भी कम होगी, डी आर की वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जितनी स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर और वाइस वर्सा। यानी कि अगर कम होगी तो ज़्यादा ये हो जाएगा, अगर ये डी आर की स्पेसिंग ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि कोई भी दो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को दो सरफेसेस नहीं काटेंगे। अगर वो काट देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक ऐसे बनाऊँ मैं कोई, और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रही हमारे पास, तो आप देख सकते हो जहाँ इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक नॉर्थ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे नॉर्मल होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसे नॉर्मल होगा। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो विच इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ अलग पॉइंट्स हैं, चलिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो दैट हम इसे देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, इतना ठीक रहेगा।
डायग्राम है, कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें ड्रॉ करनी है। तो चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो ड्रॉ करनी है, सबसे पहले जो है वो किसकी है, सबसे पहले हमारे पास है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ड्रॉ करके दिखाई हुई है, ये देखिए ये रहेगी। इसमें जितनी भी ये आपको डॉटेड सर्कल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर सर्कल के इसके ऊपर हर जगह आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके ऊपर इसके ऊपर ये वाला जो सर्कल है अभी आपको दिख गया होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर सकता हूँ। इसके ऊपर ये वाला जो सर्कल है, इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी होगी, क्योंकि चार्ज से इसकी डिस्टेंस सेम है। इसी तरह नेक्स्ट सर्कल ले लिया है, इसमें भी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? तो ये आप लोग में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस की वजह से देखिए कैसी हो जाती है, ये है जैसे एक प्लस और एक माइनस, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन नेचर अलग है, एक पॉजिटिव